बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेडिकल इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है पैथोजेनेसिस। कि पैथोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज पैथोजेनेसिस, द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज फॉलोड बाय अ पैथोजन। पैथोजेनेसिस क्या है कि असल में जो डिजीज़ होता है तो इस डिजीज़ की डेवलपमेंट का जो मैकेनिज्म है इसको हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। जब कोई पैथोजन डिजीज़ काज करता है और वो डिजीज़ एक तरीके से काज करता है, इसके लिए कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स वो फॉलो करते हैं, इसके बाद वो डिजीज़ काज करते हैं। इस मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ को जब एक पैथोजन फॉलो करते हैं और डिजीज़ काज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना वायरस है, सपोज कोरोना वायरस का पैथोजेनेसिस क्या है, तो इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस किसी बंदे की कफिंग से, स्नीजिंग से या फोमाइट से क्या होगा, आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होता है। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक में जब ये एंटर होता है तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर मल्टीप्लिकेशन के बाद आपकी लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं और लंग्स के जो अल्व्यूलाई है उसको इन्फेक्ट करने के बाद आपकी बॉडी में मुख्तलिफ साइन और सिम्टम शो होते हैं। इस तरह इसको एक क्या होते हैं और एक डिजीज़ बनते हैं। इस सारी प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। तो पैथोजेनेसिस की कुछ स्टेजेस होते हैं, पैथोजेनेसिस की कुछ स्टेजेस होते हैं और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस के बारे में बता रहा हूँ कि हाउ बैक्टीरिया काज अ डिजीज, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस। The first important step in the bacterial pathogenesis is the transmission from external source into the portal of entry. Second step क्या है कि evasion of primary host defense. Third step adherence, colonization, disease symptom, host responses और progression of disease। ये मुख्तलिफ स्टेप है। इससे पास होके क्या होता है, इससे पास होके बैक्टीरिया जो है वो डिजीज काज करते हैं। मतलब ये है कि बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की ये स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, ट्रांसमिशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स इनटू द पोर्टल ऑफ इंजरी। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब बीमारी काज होता है, डिजीज काज होता है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ट्रांसमिशन है। मतलब ये है कि किस सोर्स से बीमारी आई है, किस सोर्स से ये पैथोजन बॉडी में एंटर हुआ है। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि जिस जगह से पैथोजन बॉडी को एंटर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। तो ट्रांसमिशन किस तरह होता है, तो सबसे पहले है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, जब कोई बीमारी काज होता है तो सबसे पहले इसमें ट्रांसमिशन होता है। एक इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है कि एक है सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए कुछ डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ साइफिलिस या हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस बी, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट हुए। इस तरह एड्स जो है वो भी HIV वायरस जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसमिशन में बर्थ कैनाल आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के दौरान डिलीवरी की केस में कुछ इस तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वो बच्चा एक्वायर करते हैं और क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं उसको। मतलब वो माँ से डायरेक्ट ट्रांसमिशन करते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन या नॉन डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या आता है, फूड आता है, कंटेमिनेटेड फूड का। सपोज एक बीमारी है, मैं आपको बता रहा हूँ सल्मोनेला टाइफाइड काज करता है, तो कोई बंदा अगर कंटेमिनेटेड फूड खाए या वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर का वो फी ले या फिकली कंटेमिनेटेड और वेजिटेबल है वो खा ले, तो फिर वो सल्मोनेला टाइफाइड फीवर जो है वो एक बंदी से दूसरी बंदी तक
किसकी वजह से ट्रांसमिट होते हैं? ये कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। तो ये क्या है? ये नॉन डायरेक्ट ट्रांसमिशन है। और असल में नॉन डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है, इसको हम इसमें फूड और वाटर, इट्स इज अ ट्रांसपोर्टर और अ व्हीकल। ये एक व्हीकल के तौर पे काम करते हैं, फूड और वाटर या फिकल कंटेनमेंट। नॉन डायरेक्ट ट्रांसमिशन में एक और टर्मिनोलॉजी मैं यूज करता हूँ, फोमाइट। फोमाइट क्या होता है? नॉन लिविंग मटेरियल होता है। सपोज इसमें आता है पेपर, ठीक है, या चेयर या वगैरह इस तरह की मतलब चीज़ें आती है कि इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर पेपर टच किया है या चेयर टच किया है, तो इसके ज़रिए फिर क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड पर्सन की स्पुटम या इन्फेक्टेड पर्सन की स्नीजिंग की वो ड्रॉपलेट इसमें मौजूद होता है। तो फिर क्या होता है कि किसी दूसरी बंदे को ट्रांसफ़र कहते हैं। इस किस्म नॉन लिविंग मटीरियल को जिसके ज़रिए इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, डिजीज़ ट्रांसमिट होता है, इसको हम फोमाइट कहते हैं। सपोज टॉवल इसमें आता है, इसमें, ठीक है, या टूथब्रश इसमें आता है, टूथब्रश। ये सारी क्या है? ये असल में ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में है और ये फोमाइट के ज़रिए होते हैं। फोमाइट हर वो चीज़ होते है जिस पे इन्फेक्टेड पर्सन की क्या मौजूद हो, इन्फेक्टेड पर्सन की मतलब या उन्होंने टच किया हो, या इसमें या इस फोमाइट के में क्या मौजूद हो, इस फोमाइट पे इन्फेक्टेड पर्सन की कोई ब्लड मौजूद हो, रेज़र मतलब इस पोमाइट में आता है, शेव अफ्तर शेव इसमें आता है, सारी चीज़ें इसमें आते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन का एक और मतलब जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो है ट्रांसप्लेसेंटल। ट्रांसप्लेसेंटल क्या है? ट्रांसप्लेसेंटल वो है, सपोज एक मदर है और इस मदर को एक डिजीज़ हुआ है, ठीक है, और ये डिजीज़ फिर क्या होते हैं, कुछ इस तरह साइटोमेगालो वायरस है, ठीक है। वो क्या होते हैं कि मदर से प्लेसेंटा के ज़रिए इस बच्चे में क्या होता है, मतलब क्रॉस करके साइटोमेगालो वायरस इस बच्चे को इन्फेक्ट करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको ट्रांसप्लेसेंटल कहते हैं। कुछ और वायरसेस है जिसका मैं बता रहा हूँ, रूबेला वायरस है, वो भी क्या है? ट्रांसप्लेसेंटल के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। कुछ एक और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो है ब्लड ट्रांसमिशन। ब्लड ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड ब्राउन डिजीज़ जो है, जितनी भी ब्लड ब्राउन डिजीज़ है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वगैरह वगैरह, वो ब्लड के ज़रिए क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। तो ये हो गया मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अभी इन मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन और दूसरे को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन वो होता है दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। मतलब वो ट्रांसमिशन जो पेरेंट से या मदर से ऑफस्प्रिंग को जब कोई बीमारी ट्रांसमिट होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। सपोज मदर से किस तरह ट्रांसमिट होता है, मैंने आपको बताया, प्लेसेंटा के ज़रिए, बर्थ केनाल के ज़रिए, या ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए ट्रांसमिट होता है कोई बीमारी, इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल ट्रांसमिशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन का क्या मतलब है? ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जब एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक बीमारी ट्रांसमिट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो पैथोजेनेसिस में सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो है ट्रांसमिशन। जब बंदे को, किसी पर्सन को एक डिजीज़ या एक पैथोजन ट्रांसमिट होता है, मतलब उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होता है? एवेजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिस्पेंस। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कि एवेजन ऑफ प्राइमरी होस्ट डिपेंस क्या होते हैं। तो जब भी ये ज़हन में याद रखिए कि ये चेन ऑफ इन्फेक्शन के लिए ये क्या है? चेन ऑफ प्रोसेसेस है, चेन ऑफ स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ट्रांसमिशन। अगर हम इस ट्रांसमिशन की सोर्स को रोके, तो डिजीज नहीं होगा। मैं आजकल इस कोरोना वायरस की पेंडेमिक की बात करूं, कोरोना वायरस ट्रांसमिट होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन की स्नीजिंग से, कपिंग से। इसके अलावा अगर वो कोई चीज़ को टच करे, इससे भी ट्रांसमिट होता है। अगर हम क्या करें? इन्फेक्टेड चीज़ को टच न करें, ठीक है, इसकी स्नीजिंग से अपने आप को बचाए, कपिंग से अपने आप को बचाए। इसके अलावा हम सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ठीक है, और गैदरिंग, सोशल गैदरिंग न करे। तो क्या होगा कि ये चेन ऑफ
जो चेन है डिजीज का, ये चेंज है, तो वो क्या होगा, ब्रेक होगा, खत्म हो जाएगा। तो मतलब है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, ट्रांसमिशन। अगर आप ट्रांसमिशन को रोके, सपोज में आपको कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं, डेंगू वायरस हुआ तो उसके लिए वेक्टर होते हैं, अगर हम स्प्रे करें, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें तो ट्रांसमिशन क्या होगा, खत्म होगा। तो सबसे पहले स्टेप अगर हम रिमूव करें, अगर ये वाला स्टेप क्या करें हम, मतलब इसको, इस पे अगर हम तवज्जो दें, अटेंशन दें, तो डिजीज क्या होगा, डिजीज खत्म होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पैथोजेनेसिस में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो क्या है, ट्रांसमिशन। कल हम डिस्कस करेंगे कि एविजन क्या है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एविजन क्या है। तो बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस हम स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ट्रांसमिशन किस तरह होता है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई बॉडी में एंटर हो जाए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है पैथोजेनेसिस का, वो है एडहेरेंस टू सेल सरफेस। मतलब जब ये पैथोजन बॉडी में एंटर करता है तो फिर बॉडी में ये किस तरह टिश्यू को या ऑर्गन को किस तरह ये अटैच होता है, इस प्रोसेस को हम एडहेरेंस कहते हैं। कि जब कोई पैथोजन बॉडी में एंटर हो जाता है और एंट्री के बाद जब ये किसी टिश्यू के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम एडहेरेंस कहते हैं। तो ये एडहेरेंस किस तरह करते हैं, तो इस बैक्टीरिया में या इस फंजाई में या वायरस में तो नहीं हो सकता। इस बैक्टीरिया में फिर क्या होता है, किस किस खास स्ट्रक्चर्स होते हैं और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है एडहेसेंस। व्हाट आर एडहेसेंस? एडहेसेंस आर दोज स्ट्रक्चर्स बाय विच बैक्टीरिया अटैच और adherent to the surface of the cell. This is called adhescence. तो एडहेसेंस का सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है पिलाई। पिलाई क्या होता है कि पिलाई बैक्टीरिया की सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन बैक्टीरिया को अटैच करते हैं बॉडी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ जब बैक्टीरिया का एंट्री हो जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास बैक्टीरिया है निजीरिया, गोनोरिया और ई कोलाई। ये तो बैक्टीरिया है, ये मैंने किडनी ड्रॉ की है और किडनी से नीचे यूरेटर है और ये यूरिनरी ब्लैडर है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में ये मैंने बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के साथ ये पिलाई है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये पिलाई क्या करते हैं कि इस बैक्टीरिया को ये यूरिनरी ट्रैक में यूरिनरी ब्लैडर के साथ ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं। जब आप यूरिनेशन करते हैं तो यूरिन इधर यहाँ पर आ जाते हैं, बैक्टीरिया बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि इसके ये पिलाई इस बैक्टीरिया को ये जो सेल्स है यूरिनरी ब्लैडर के सेल है इसके साथ ये क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो मतलब एडहेरेंस करते हैं, इसको अटैच करते हैं। तो एडहेसेंस में सबसे पहले एग्जांपल मैंने पिलाई बताया और पिलाई क्या करते हैं, बैक्टीरिया को बॉडी में क्या करते हैं, बॉडी में मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो एडहेरेंस करते हैं। दूसरा एग्जांपल जो एडहेसेंस का है वो है ग्लाइकोकेलिसिस और कैप्सूल। असल में ग्लाइकोकेलिसिस और कैप्सूल क्या होता है कि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के सर के ऊपर एक पॉलीसेकेराइड या कैप्सूल मौजूद होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकेलिसिस या कैप्सूल कहते हैं। अब ये ग्लाइकोकेलिसिस और कैप्सूल क्या करते हैं, ये भी एडहेसेंस के तौर पे काम करते हैं, बैक्टीरिया को अटैच करते हैं सरफेसिस पे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस। स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस जो है इसमें भी क्या होते हैं, ग्लाइकोकेलिसिस या कैप्सूल होते हैं और ये क्या करते हैं, इस स्टिफाइलोकोकस एपिडर्माइडस को मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के साथ अटैच करते हैं। ये तो हो गया एडहेसेंस। अभी जब बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बैक्टीरिया जब बॉडी में किसी टिश्यू के साथ या किसी ऑर्गन के साथ अटैच होते हैं तो अटैच एडहेरेंस के बाद फिर क्या करते हैं, ये बनाता है एक खास स्ट्रक्चर और इसका नाम होता है बायोफिल्म। व्हाट इज बायोफिल्म?
Biofilm is the population of living bacteria attached to the surfaces. बायोफिल्म क्या है? बायोफिल्म लिविंग बैक्टीरिया का पॉपुलेशन होता है और ये बॉडी की सरफेस के साथ अटैच होता है। इसमें ज़्यादातर ये प्रोटेक्टिव मैट्रिक्स होता है, ज़्यादातर इसमें प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड होते हैं। जब ये बायोफिल्म बनता है तो ये बायोफिल्म के बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। मतलब ये तो मुख्तलिफ बैक्टीरिया का भी हो सकता है बायोफिल्म, और एक बैक्टीरिया बीच में होता है, एक पॉपुलेशन होता है। तो इसका नुकसान क्या है? ये बायोफिल्म का नुकसान ये है कि इट रिटार्ड वॉन्ड हीलिंग। जब ज़ख्म का हीलिंग होता है तो इसको क्या करते हैं? स्लो करते हैं। क्यों स्लो करते हैं? क्योंकि बायोफिल्म में तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और ये बैक्टीरिया आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। आप मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक जो है यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म एंटीबॉडी को ये रेजिस्ट करता है, तो बैक्टीरिया को मारना, उसको किल करना, इन्फेक्शन को ख़त्म करना मुश्किल होता है। दूसरा बायोफिल्म का नुकसान क्या होता है कि इट रिड्यूस इम्यून रिस्पांस। इम्यून रिस्पांस को रिड्यूस करते हैं। किस तरह रिड्यूस करते हैं? जो इम्यूनिटी सेल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, वो बायोफिल्म को पेगोसाइटोज नहीं कर सकता, उसको किल नहीं कर सकता। मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया बायोफिल्म्स बनाते हैं, मतलब लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो है सूडोमोनास। सूडोमोनास बैक्टीरिया लंग्स में सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ है। इसकी केस में ये क्या करते हैं? लंग्स में बायोफिल्म्स बनाता है, तो फिर क्या करता है कि इसको एलिमिनेट करना, इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। बायोफिल्म ज़्यादातर फॉरेन बॉडी पर भी बनती है। सपोज कैटेटर जो है, आप जब किसी को यूरिन का प्रॉब्लम हो, किसी का प्रोस्टेट हो, तो हम कैटेटर यूज़ करते हैं यूरिन को रिमूव करने के लिए। तो इस कैटेटर पर भी बैक्टीरिया बायोफिल्म बनाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेटिक जॉइंट्स जो होते हैं, इस पे भी बायोफिल्म बनता है। इसके अलावा हमारी माउथ को अगर हम देखें, टीथ को देखें, तो टीथ पे मुख्तलिफ बैक्टीरिया की बायोफिल्म बनती है। और आपको पता है कि फिर डेंटल कैरीज होती है। डेंटल कैरीज में फिर क्या होता है कि आपकी दांतों की बीमारी आपको लग जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की दाग आपके दांतों पे नज़र आते हैं। वो असल में बायोफिल्म होते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होते हैं। वो एंटीबायोटिक से भी रिमूव नहीं हो सकता, टूथब्रश से आप भी रिमूव नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बायोफिल्म बनते हैं। तो असल में मेरे कहने का मकसद ये है कि पैथोजेनेसिस में ट्रांसमिशन के बाद फिर क्या होते हैं? एडहेशन होते हैं। इसके अलावा कुछ और एडिशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका नाम होता है क्यूरिलाई। क्यूरिलाई क्या है? ये भी सरफेस प्रोटीन है और ये क्या करते हैं? ये क्यूरिलाई बैक्टीरिया के ये बैक्टीरिया है, इसके सरफेस पे यहाँ पर इलांगेशन मौजूद होते हैं, इसको हम क्यूरिलाई कहते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन है। तो ये बॉडी में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इसके साथ बैक्टीरिया को अटैच करते हैं, तो बैक्टीरिया फिर क्या करते हैं? इन्फेक्शन काज करते हैं। इसके अलावा ये क्यूरिलाई क्या करते हैं? जब बैक्टीरिया ब्लड में आते हैं, सिप्सिस काज करते हैं, तो ये ब्लड का कोगुलेशन करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं और थ्रोम्बोसिस काज करते हैं। थ्रोम्बोसिस वो होते हैं जिसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जाए और आपकी बॉडी को, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट को ब्लड का सप्लाई क्या होता है? रिड्यूस होता है। इसको हम थ्रोम्बोसिस करते हैं। असल में ये क्या करते हैं? ये सीरम में फैक्टर होते हैं, सीरम में 12 फैक्टर होते हैं। सीरम फैक्टर 7 को ये क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं और मतलब इसको क्रिएट करते हैं, तो ब्लड में क्लॉट बनाते हैं, तो फिर क्या करते हैं? थ्रोम्बोसिस काज होते हैं। तो जब ट्रांसमिशन हो जाता है तो इसके बाद एडहेरेंस होते हैं, और एडहेरेंस में मैंने आपको बताया कि एडहेसिन प्रोटीन होते हैं, एडहेसेंस होते हैं, वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? बैक्टीरिया को क्या करते हैं? एडहेयर करते हैं, उसको अटैच करते हैं सरफेसेस के साथ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जब बैक्टीरिया किसी सरफेस के साथ, बॉडी में किसी टिश्यू के साथ अटैच हो जाते हैं, तो फिर पैथोजेनेसिस का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है कि ये फिर इन्वेड करता है, अटैक करता है बॉडी टिश्यू को, और बॉडी टिश्यू को फिर क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। तो वो इन्वेजन किस तरह करते हैं? मुख्तलिफ बैक्टीरिया में मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर होते हैं, विरुलेंस फैक्टर होते हैं, और वो विरुलेंस फैक्टर जो है
वो क्या करते हैं, इन्वेजन में मदद देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो कोलेजिनेज है। कोलेजिनेज एक एंजाइम है जो कोलेजिन्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। असल कोलेजिन्स एक टफ प्रोटीन होते हैं और वो क्या करते हैं, वो टिश्यू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। साथ साथ में ये क्या होते हैं, ये बोन्स में भी मौजूद होते हैं, ये कार्टिलेजेस में भी मौजूद होते हैं, कोलेजन प्रोटीन स्किन में भी मौजूद होते हैं। कोलेजिनेज एंजाइम बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं, वो कोलेजन को डिसॉल्व करते हैं और इस तरह बैक्टीरिया का स्प्रेड हो जाता है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को। इसके अलावा हेलुरोनिडेज एंजाइम्स जो है वो भी क्या करते हैं, वो आपकी जॉइंट्स में, बोन्स में हेलोरोनिक एसिड मौजूद होते हैं। वो हेलोरोनिक एसिड क्या करते हैं, आपकी जॉइंट्स, आपकी बोन्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। तो बैक्टीरिया हेलोरिनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो हेलोरोनिक एसिड को डिसॉल्व करते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में, बोन्स में, जॉइंट्स में दर्द आप महसूस करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन। वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन क्या करते हैं कि वो हेलोरिनिडेज एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको पता होगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन जो है वो अर्थराइटिस भी काज करते हैं। और ये क्या, किस तरह अर्थराइटिस काज करते हैं कि ये सबसे पहले आपकी थ्रोट पे अटैक करते हैं, फिर क्या करते हैं कि ये एक्सोटॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये जॉइंट्स पे अटैक करते हैं, हार्ट्स के वॉल पे अटैक करते हैं, और जॉइंट्स और ये बोन्स पे जब अटैक करता है तो हेलोरिनिडेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, वो हेलोरोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और बोन्स और जॉइंट्स में और टिश्यूज़ में हेलोरोनिक एसिड जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसका नाम है कोआगुलेज एंजाइम। कोआगुलेज एंजाइम क्या करता है, ये ब्लड को कोआगुलेट करता है, कोआगुलेशन करते हैं। ये कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस प्रोड्यूस करता है, ये मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्वेजन में अहम रोल अदा करता है, वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज। इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रोटीएज क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो बॉडी की मुख्तलिफ फ्लूइड्स में, टीयर में, इसके अलावा मिल्क में और सलाइवा में, बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसमें, इस सारे में एक एंटीबॉडी मौजूद होता है। इस एंटीबॉडी का नाम होता है IgA एंटीबॉडी, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडी। तो कुछ इस तरह की बैक्टीरिया होते हैं